हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि आज का जो सेशन है यानी कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो बहुत ही अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा, और क्योंकि आप देखोगे कि सेम ऐसे क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरकार आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो स्पीकर के पद को लेकर के। और आप सभी को ये भी मैं आपको बता दूं कि पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार हुआ है कि स्पीकर का इलेक्शन हुआ है। आखिरकार ऐसा क्यों? आप सभी जानते हैं कि दो ब्लॉक्स के बारे में और दो अलायंसेस के बारे में हमने देखा। दो अलायंसेस कौन से थे? एक था इंडिया और एक अलायंस जो था वो क्या था? तो वो है एनडीए अलायंस। अब जिसकी गवर्नमेंट बनी हुई है वो किनकी है? तो एनडीए है ना, एनडीए अलायंस की सरकार बनी हुई है। अब हमने देखा कि चाहे अपोजिशन हो चाहे मेजॉरिटी हो, ये दोनों सामने खड़े हुए, यानी कि अपोजिशन भी हमारा स्ट्रांग हो रहा है और मेजॉरिटी में जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो तो रूल कर ही रही है। लेकिन गवर्नमेंट को आईना दिखाने के लिए अपोजिशन का होना जरूरी है। सेम इसी तरीके से मैंने कहा जब स्पीकर का इलेक्शन पहले हुआ करता था और 1947 के बाद अगर मैं बात करूं तो जनरली देखा जाता था कि सर्वसहमति से किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि दोनों अपने तरफ से स्ट्रांग है तो दोनों अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। बिल्कुल वही किया गया। अगर मैं एनडीए अलायंस की बात करूं तो एनडीए अलायंस के द्वारा किनको खड़ा किया गया? तो ओम बिरला जी को। और वही अगर मैं बात करूं इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के द्वारा किस कैंडिडेट को खड़ा किया गया? तो के सुरेश जी को। यानी कि सोचिए कि दोनों लोग अपने अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं। जब दो लोगों ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया दो लोगों को, इसका मतलब इलेक्शन तो होना ही था। इलेक्शन भी हुआ, रिजल्ट भी आया, और रिजल्ट आने के बाद हमारा हेडलाइन क्या बना जरा देख लेते हैं। दैट इज ओम बिरला इलेक्टेड लोकसभा स्पीकर फॉर द सेकंड टर्म। यानी कि अगर हम ओम बिरला जी की बात करें तो ये 17th लोकसभा में भी क्या थे? लोकसभा स्पीकर थे। और एट प्रेजेंट वापस से ये क्या बन गए हैं? लोकसभा स्पीकर बन चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें यह भी जानना है कि आखिरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा स्पीकर यानी कि स्पीकर के बारे में कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्या? तो बिल्कुल है। जब आप आर्टिकल नंबर 93 पढ़िएगा तो आर्टिकल नंबर 93 में मेंशन किया गया है स्पीकर के बारे में और डिप्टी स्पीकर के बारे में। अब मन में क्वेश्चन ये आएगा, स्पीकर होते कौन है? तो स्पीकर ये पर्सन है, जैसे मान लेती हूं कि लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इन हाउस मतलब ये हाउसेस की जो प्रोसीडिंग होगी, प्रोसीडिंग चलाने का अधिकार और प्रोसीडिंग को देखने का अधिकार सब बराबर चल रहा है या नहीं, ये सब कुछ देखने का अधिकार एक पर्सन को दे दिया जाता है। जिस तरीके से क्लास में बच्चे शांत बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? मॉनिटर को। इसी तरीके से समझिए कि जो ये सदन है हमारा लोकसभा, तो लोकसभा के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए एक पर्सन को रखा जाता है, जिस पर्सन का नाम क्या है? जिस पर्सन का नाम स्पीकर है। ठीक है, फिर से क्लास में आओ तो क्लास में मॉनिटर भी होता था, वाइस मॉनिटर भी होता था, क्योंकि अगर मॉनिटर एब्सेंट हो गया तो सेम इसी तरीके से लोकसभा में भी स्पीकर भी है और डिप्टी स्पीकर भी है। यानी कि अगर स्पीकर एब्सेंट हो गया तब कौन जगह पे बैठेगा? डिप्टी स्पीकर। यानी कि दोनों की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 93 में है। आगे बढ़ते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर हमें बनना है लोकसभा का स्पीकर तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो जो मेन एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि आपको रहना होगा क्या? उस हाउस का मेंबर। यानी कि मैं अगर लोकसभा की स्पीकर बनना चाहती हूं तो मुझे उस लोकसभा का मेंबर होना भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो क्या कि अगर मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रही हूं तो इलेक्शन के दौरान मुझे कितने वोट चाहिए मुझे इसका इलेक्शन जीतने के लिए? तो आपको चाहिए होगा 50+1% वोट। इसका मतलब क्या? थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दूं कि मान लेते हैं कि कितने लोग हैं? 543 है, लेकिन मान लेते हैं 500 लोग ही आए, है ना, 500 लोग आए, 500 लोगों ने ही वोट किया। तो अगर मुझे इलेक्शन जीतना है तो मुझे कितने लोगों का वोट चाहिए साथ में? तो 251 लोगों ने अगर मुझे वोट दे दिया, दैट मींस मैं इलेक्शन जीत गई। यानी कि कितना चाहिए मुझे मेजॉरिटी? तो सिंपल मेजॉरिटी के बेस पे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है, आगे और पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर मैं बात करूं कि लोकसभा के जो स्पीकर है उनका टर्म कितना होता है, यानी कि वो इलेक्शन लड़ भी लिए, वो एलिजिबल भी थे तभी ना इलेक्शन लड़े। तो अब
बताइए कितने साल तक रहेंगे? तो वो जनरली 5 साल तक रहते हैं, ठीक है, 5 साल तक रहते हैं। लेकिन हाँ, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, सारे एमपीज तो चले जाते हैं, लेकिन जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उस दौरान रिजाइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि लोकसभा के स्पीकर का पोजीशन खाली नहीं रखना होता है। फिर क्या होता है, जब नई लोकसभा आती है तो एक नए मेंबर आते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटेम स्पीकर के नाम से। यानी कि जब प्रोटेम स्पीकर आ जाएंगे नए एमपीज को शपथ दिलाने के लिए, तो उस दौरान क्या होगा, स्पीकर जो है वो अपने पोजीशन से हट जाएंगे। और फिर हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। और क्या जानना है, ये चीज क्लियर हुई? थोड़ा इसमें और एक पॉइंट मैं नोट करूंगी कि जैसे मैंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर आकर के क्या करेंगे, वो 543 मेंबर्स को वापस से शपथ दिलाएंगे। अब यहां नोट रखिएगा कि इसी 543 मेंबर्स में से एक पर्सन निकल करके आता है जो स्पीकर का इलेक्शन लड़ता है। दैट मींस जो स्पीकर होते हैं वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर क्यों आए? शपथ दिलाने के लिए। किसको शपथ दिलाने के लिए? ये जो 543 मेंबर्स आए थे अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीत करके, तो उनको इन्होंने शपथ दिलाया। और इन्हीं में से एक पर्सन होता है जो एज ए एमपी के तौर पे इन्होंने पहले ही शपथ ग्रहण कर ली है। तो जब वो स्पीकर का इलेक्शन जीतते हैं तो उस दौरान उनको कोई भी शपथ नहीं लेना होता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से पर्सन है जो अपने पद की शपथ लेते ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर वो स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार स्पीकर को लेके इतनी ज्यादा न्यूज में चर्चा हो रही है, तो आखिरकार इनके पास कुछ स्पेशल पावर है क्या? मैंने कहा बिल्कुल। कौन कौन से पावर है? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये जो है ये लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। यानी कि टोटल चीजें देखेंगे प्रॉपर चल रहा है या नहीं, यानी कि समझ लो कि किसने बात किया किसने बात नहीं किया। ये डिपेंड किस पे करता है? मॉनिटर पे। यानी कि बात नहीं भी करते थे तो भी मॉनिटर क्या करता था? नाम लिख देता था, तो डर लगता था ना। सेम उसी तरीके से यहाँ देखिए कि यहाँ पे बातें हो रही है नहीं हो रही है, डेकोरम मेंटेन है या नहीं, ये कौन देख रहा है? स्पीकर देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पावर है क्या? तो बिल्कुल है इनके पास पावर। कौन सा पावर है? जॉइंट सिटिंग का। जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है? संयुक्त बैठक। आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 108 पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त बैठक की बात की गई है। संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? तो इस चीज को भी समझ लीजिए। जब कोई भी बिल, यानी कि जब आप बिल के बारे में बात करते हो तो आप देखते हो बिल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है एक्ट बनने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बिल है लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हुआ, यानी कि राज्यसभा में पड़ा हुआ है, या राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा अपना डिसीजन ही नहीं दे रही है। तो इस दौरान राष्ट्रपति देखते हैं कि अरे ये तो ये लोग गलत कर रहे हैं, एक काम करो इनको बुलाओ, सभी को साथ में बिठाओ, साथ में बिठाओ। दैट मींस जॉइंट सीटिंग बुलाओ। और जॉइंट सीटिंग में इस बिल पे वोटिंग कराया जाए जिसमें लोकसभा के भी मेंबर बैठे रहेंगे, राज्यसभा के भी मेंबर बैठे रहेंगे, दोनों वोट करेंगे और वोट के दौरान डिसाइड हो जाए कि या तो बिल पास ही हो जाए या तो बिल रिजेक्ट ही हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी को याद रखना है कि बुलावा, मतलब कहते हैं ना बुलावा देना, यानी कि समन कौन करेंगे? तो समन तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन आप सभी को नोट रखना है कि एक होता है कि आपने बुलाया, लेकिन एक होता है कि जब आपने बुलाया तो आखिरकार उस सदन की, उस हाउस की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे? तो वो राष्ट्रपति नहीं होते। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो स्पीकर ही होते हैं। यानी कि समझिए यहां पे लोकसभा के लोग बैठे हुए, राज्यसभा के लोग बैठे हुए, और स्पीकर के पास इतना पावर है कि वो सबको मिलकर बिठा करके वो कह रहे देखो इस हाउस की अध्यक्षता और ये जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता मैं ही करूंगा। तो जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता हो या फिर लोकसभा की प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात हो, तो ये कौन है? ये सब कुछ कौन करते हैं? तो ये स्पीकर के पास ही पावर है। आगे बढ़ते हैं एडजर्नमेंट ऑफ सिटिंग। आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 100 पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर 100 जब आप पढ़ोगे तो वहां बात की गई है कोरम की। किसकी बात की गई है? कोरम की, यानी कि गणपूर्ति की, कि जब सदन खुल रहा है और सदन की प्रोसीडिंग चल रही है तो उस दौरान सदन की प्रोसीडिंग चलेगी कब? जब मिनिमम कुछ लोग आएंगे। मिनिमम कितने लोग? तो 1/10 मेंबर का आना जरूरी है। थोड़ा सा एग्जाम्पल फिर स्कूल के लाइफ में चलते हैं। हम देखते थे कि जब क्लास की स्ट्रेंथ 50 बच्चों की है और बच्चे सिर्फ 2 आए हैं, तो उस दौरान टीचर तो हमें यही बोला करती थी कि अरे तुम दोनों भी आ गए, तुम दोनों को भी एब्सेंट कर लेना चाहिए था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ ही गए तो एक काम करो, जो पहले चीजें कराई हैं उसे रिवाइज कर लो। यानी कि मैं कोई भी आज नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी,
सेम इस पॉइंट को नोट रखना कि मैं कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? क्योंकि बच्चे ही नहीं आए हैं। दैट मीन्स क्लास चलाने के लिए आपको मिनिमम 10 बच्चे की जरूरत थी, चलो 10 नहीं 5 की तो जरूरत थी। सेम इसी तरीके से कि अगर आपको हाउस की प्रोसीडिंग चलानी है तो कम से कम उस हाउस में लोग ही तो हो। पता चला 2 लोग आए हुए हैं टोटल 543 में से, और 2 लोग बैठ करके बोले अच्छा ये बिल है, अच्छा चलो वोट। एक ने कहा हाँ, एक ने कहा ना, और फिर हो गया काम। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए डिसाइड किया गया कि अगर आपको हाउस की प्रोसीडिंग चलानी है तो 1/10 मेंबर का होना जरूरी है। यानी कि जब 55 लोग आ जाएंगे, न्यूनतम 55 लोगों का होना जरूरी है। किस लिए? हाउस की प्रोसीडिंग और हाउस की कार्रवाई चलाने के लिए। यानी कि यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर 100 भी याद रखना है। लेकिन अब आप बोलो मैम नहीं आए तो 55 नहीं आए, तब क्या? तब कुछ नहीं, एडजर्न कर दिया जाएगा, यानी कि स्थगित कर दी जाएगी। कहा जाएगा स्पीकर के द्वारा कि रहने दीजिए, आज तो मेंबर ही नहीं आए हैं, वैसे ही हम आपसे कल मिलेंगे और इस बिल पे डिस्कशन कल होगा। दैट मींस एडजर्नमेंट करने का भी जो अधिकार है वो किसके पास है? स्पीकर के पास है। आगे बढ़िए, आगे कौन सा पावर है? आगे पावर है कास्टिंग वोट। बहुत इंपॉर्टेंट कि क्या होता है कि जब लोकसभा में बिल आया तो बिल पे वोटिंग होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लेते हैं 100 लोग आए और 100 लोगों में से 50 लोग कह रहे हैं क्या कि हाँ बिल को पास हो जाना चाहिए, यानी कि यस 50 लोगों ने कहा और नो 50 लोगों ने कहा। अब क्या करें? तो आप नोट रखना कि जो स्पीकर होते हैं वो जनरली स्टार्टिंग में वोट नहीं करते हैं ना। जब बिल पेश किया जाता है, जब वोटिंग होती है तो उस दौरान स्पीकर अपना वोट नहीं देते हैं। लेकिन स्पीकर वोट कब देते हैं? जब देखते हैं कि इधर भी 50 हो गया, इधर भी 50 हो गया, यानी कि अब तो या तो इस बिल को पास ही कर दो या तो रिजेक्ट ही कर दो। यानी कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन किसका हो जाएगा? तो वो स्पीकर का हो जाएगा। यानी इसीलिए कहा जाता है कि स्पीकर के पास डिसिसिव वोट है। तो क्या कास्टिंग वोट क्लियर? यानी कि अगर यहाँ पे इन्होंने यस कर दिया तो बिल पास हो जाएगा, अगर नो कर दिया तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक और पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पावर आपको याद रखना है, वो क्या? तो वो है मनी बिल के रिगार्डिंग। अगर मैं मनी बिल के बारे में बात करूं तो मनी बिल से रिलेटेड लोकसभा के पास बहुत ही बड़ा पावर है। लोकसभा के पास ऐसा कौन सा बड़ा पावर है? देखिए, जब कोई भी बिल मनी बिल होता है तो वहां पे देखा जाता है कि पहली बात तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस ही किया जाता है सिर्फ लोकसभा में। दैट मींस राज्यसभा का यहाँ पे कुछ है ही नहीं, समझो। लेकिन क्या राज्यसभा के पास बिल नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। देखिए, लेकिन राज्यसभा के पास जब बिल भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास 14 डेज ही रहते हैं। जब मैं नॉर्मल बिल की बात करूं तो नॉर्मल बिल में कोई भी राज्यसभा के पास बाउंडेशन नहीं कि आपको इतने दिन के अंदर आपको भेजना ही है पास करके। लेकिन जब भी कोई भी बिल जो मनी बिल है और वो लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को कहा जाता है कि 14 डेज है, अगर 14 दिन में पास किया तो ठीक है, नहीं किया तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। यानी कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये भी जो डिसीजन होता है ये स्पीकर का होता है। तो समझो जरा कि अगर स्पीकर ने बोला ये बिल मनी बिल है, दैट मींस राज्यसभा की पावर तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हु डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा स्पीकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डिस्क्वालिफाइंग अ मेंबर। यानी कि एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये भी डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर। यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कि क्या इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। जैसे कि आप सभी ने 10वीं अनुसूची पढ़ी होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें बोला गया है एंटी डिफेक्शन के बारे में, दल बदल के बारे में, कि अगर एक पर्सन जीत करके, एक एमपी जीत करके आ रहा है एक पार्टी से, अगर वो दूसरे पार्टी में जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कहा तो गया है, लेकिन ये जो डिसीजन लिया जाएगा ये किसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है? स्पीकर के द्वारा। तो ये भी पॉइंट आप सभी को नोट रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये टोटल चीजें स्पीकर के रिगार्डिंग समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से एक क्वेश्चन का होमवर्क भी कर दीजिएगा और आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? दैट इज हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ एफर्मेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, थर्ड, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड फोर्थ, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को सेशन में ही मिल चुका है। देखती हूँ कि कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने सेशन को बहुत ही प्यार से, अच्छे से, आराम से नोट करते हुए सुना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और हाँ, सेशन को लाइक करना भी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।
डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.